लेते हैं कोटा का। ओम बिरला वहां से चुनावी मैदान में। शरद, क्या है माहौल कोटा का? देखिए, राजस्थान का चित्रा माहौल तो ठंडा ही है। पहला चरण में जितना कम मतदान हुआ उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। एक बार कहें कैमरामैन को दिखाने के लिए कि भीषण गर्मी पड़ रही है राजस्थान में। इस तरह से छाया की व्यवस्था की गई है। पानी के आप देख सकते हैं कि वहां पर रखे हुए हैं सारे इंतजाम, पानी और छाया, कूलर, ये सारा इंतजाम चुनाव आयोग ने किया है कि किसी भी तरह से मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए। इस बूथ पर वोट डालने के लिए आएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लेकिन देखिए, यहां पर कांटे की लड़ाई है। जिस तरह से कांग्रेस में बीजेपी के उम्मीदवार आए हैं और बीजेपी के उम्मीदवार आने के बाद बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए, अभी हमें दिखाना चाह रहे हैं कि मॉक पोल चल रहा है यहाँ पर, और मॉक पोल के जरिए यहाँ पर जो टेस्टिंग होती है मशीन की, उसकी हो रही है। आप लोग यहाँ किस पार्टी से हो? पार्टी से हैं? आप पार्टी से हो? बीजेपी से। बीजेपी से आप? नहीं, तो यहाँ आप क्या मॉक पोल देख रहे हो आप? हाँ, मशीन सही है? नहीं, हाँ सही है। ये अभी तो मॉक पोल का यहाँ पर चित्र देख सकती हैं कि चल रहा है। पर्चियां गिनी जा रही है जो निकली हैं वीवीपैट की, और ये पैक होकर जाती हैं और फिर बाद में इसका मिलान होता है, जिससे वजह से मशीन की जांच की जाती है उसकी। लेकिन देखिए, अगर सियासत की बात करें तो यहाँ पर करीब 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है राजस्थान में, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने प्रहलाद गुंजल हैं जो बीजेपी में थे। और कहा जा रहा है कि यहाँ लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी है, कांग्रेस इस लड़ाई में है नहीं। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर में है, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। कैलाश चौधरी जो हैं मोदी सरकार के मंत्री, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। कुल मिलाकर, और अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, वो चुनाव लड़ रहे हैं सिरोही से, जालोर से, और उसके बाद बगल की सीट से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 13 सीटें बीजेपी के पास थी। अब ये 13 सीटों में जाति का जंजाल चलता है या धर्म का माया जाल चलता है, उसी पर निर्भर करता है कि किस तरह से ये राजस्थान की राजनीति का ऊंट का करवट किस कदर बैठेगा। क्योंकि देखिए, पिछली बार जो जीत का मार्जिन था 2.5 लाख से लेकर 5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का मार्जिन था, और कई जगह 5 लाख, 5.5 लाख मार्जिन था भिलवाड़ा और राजसमंद जैसे इलाकों में। अब वो मार्जिन कम होता है या कांग्रेस उसे पाटती है, ये एक बड़ा सवाल है। बांसवाड़ा की सीट भी कांग्रेस ने छोड़ दिया है बिना गठबंधन के बाप पार्टी के लिए। यह भी पहली बार हुआ है कि अपनी प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस वहां पर वोट मांग रही है कि नहीं नहीं, हमें अपने प्रत्याशी हमारा बागी हो गया है, हाथ के निशान पर वोट मत देना, आप तो बाप पार्टी को वोट देना। यह भी एक तरह की एक नई कहानी है यहाँ के राजनीति में। लेकिन कुल मिला के राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए कि गुजरात के बाद सबसे ज्यादा मोदी का जो करिश्मा है वो राजस्थान में देखा जाता है। वहां की 26 की 26 सीटों के अलावा 25 की 25 सीटों पर नजर बीजेपी की है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा सीटें पिछले 2 बार से निकल रही हैं। इसलिए बीजेपी ने पूरा जोर भी लगाया है। आपको याद होगा चित्रा की जो मंगलसूत्र की बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यही बांसवाड़ा में कही थी, और अगले दिन भी जो सबसे तीखा हमला बोला वो भी यहीं पर बोला था, टोंक सवाई माधोपुर में, जहां पर सचिन पायलट का इलाका है। वो भी काफी दिलचस्प बना हुआ है। कुल मिलाकर देखिए, ये जाति का चुनाव हो गया है। मोदी बड़ा फैक्टर होते हैं या जाति बड़ा फैक्टर होता है, उसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। और वसुंधरा राजे जिस तरह से पहली बार मैं देख रहा हूं करीब 20 साल की राजनीति में घर बैठा दी गई हैं, घर बैठे बैठे क्या कमाल करती हैं, उस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। जी, ये महत्वपूर्ण बातें शरद आपकी ओर से बताई गई है। यकीनन राजस्थान की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। जिस कोटा सीट पर आप मौजूद हैं वहां पर पिछली बार 8 लाख से ज्यादा मत हासिल हुए थे ओम बिरला को, जबकि 5.25 लाख के आसपास कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले थे। इस बार की परिस्थिति क्या बनती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। एक बार फिर से मौसमी आपका रुख करते हुए वायनाड में आपकी मौजूदगी है मैं, लेकिन चाहूंगी कि पूरे की पूरे अगर केरला की सियासत की आप बात बताएं। एक तरफ तिरुअनंतपुरम की सीट है जहां से शशि थरूर, राजीव चंद्रशेखर और त्रिकोणीय मुकाबले को बना रहे हैं, वहां पर सीपीआई के उम्मीदवार। वही स्थिति वायनाड में भी मैं चाहूंगी कि अगर ओवरऑल आप केरला की बात करें, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है, पिछली बार उसका खाता भी नहीं खुला था। एकदम सही चित्रा। आपको पता है कि आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं अगर कहीं है तो वो केरला में है, और इसकी वजह से आरएसएस ने केरला को 2 प्रांतों में भी बांट दिया था। तो इस तरह का काम केरला में संघ करता आया है, और हालांकि जो सियासी सफलता है वो बीजेपी को अभी तक नहीं मिली है। वोट शेयर में पिछले बार से जो है 2019 में उनका वोट शेयर जरूर
बढ़ा था बीजेपी का, लेकिन एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाई थी। ऐसे में अगर आप पूरी केरला का मैप देखें तो कांग्रेस ने अपने बड़े दिग्गजों को उतारा है। आप ये सोचिए कि केरल का फोकस इस कदर है कि जो कांग्रेस के संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, वो भी आलपुरा से लड़ रहे हैं। जितने सिटिंग सांसद थे उनको रिपीट कर दिया कांग्रेस ने, क्योंकि सबसे ज्यादा भारी तादाद में सांसद केरल ने 2019 में कांग्रेस को दिए। और अगर आप लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट के लिए तो ये आखिरी अखाड़ा है, या आप ये कह लीजिए जो आखिरी किला है जिसको उसको बचाना है। पश्चिम बंगाल में सत्ता से हाथ धोने के बाद अब केरल पर लगातार लेफ्ट जो है अपना फोकस रखा हुआ है। पिनारी विजयन पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला था और कहा था कि बीजेपी आखिर ईडी केरल सीएम की पर कार्रवाई क्यों नहीं करती अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो इस तरह का आरोप लगा, और इस तरह के आरोप राहुल गांधी ने जब लगाए उसके बाद लेफ्ट का कार्डर भी बिल्कुल एक्टिवेट हो गया। तो लेफ्ट की कोशिश होगी कि जिस तरह से सिर्फ एक सीट 2019 में वो जीत पाई थी, कई अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर उसने फोकस रखा है इस बारी, और राहुल गांधी पर भी ताबड़तोड़ हमला बोला है। वहीं अगर आप बीजेपी की बात करें तो त्रिशूर से लेके पतनमतिट्टा और तिरुवनंतपुरम, ये 3-4 ऐसे ही है, अतिंगल भी है, 3-4 ऐसे इलाके हैं जहां पे बीजेपी ने पिछली बार अच्छा किया था, और उसको उम्मीद है कि कम से कम इस बार वो अपना खाता खोल पाएगी। चित्रा, इस देश में पहली बार अगर लेफ्ट की सरकार को, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का काम किया गया था तो वो केरला ही है। उसकी अपनी अलग तरह की सियासत है, अलग तरह का मिजाज है। मौसमी से और ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन किशनगंज में बहुत भीड़ लग गई है। रोहित, मतलब सबसे ज्यादा दिलचस्प तस्वीरें वहीं से सामने आ रही हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल चित्रा, क्योंकि सीमांचल में हमने हमेशा देखा है कि जो वोटिंग होती है सुबह सुबह बहुत ज़बरदस्त होती है, और वही तस्वीरें आप देख सकती हैं। आप यहाँ देखिए किशनगंज के एक बूथ पर हम मौजूद हैं और अभी आधे घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जो मतदाता हैं पहले ही आ चुके हैं और खड़े हैं अभी, जबकि आधे घंटे का वक्त जो है वो अभी बाकी है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग आज एकदम सुबह सुबह ही आ गए हैं, अभी तो आधा घंटा का वक्त बाकी है वोट करने के लिए, शुरू होने के लिए। अभी कुछ आइडिया नहीं है सर, हम तो पहले अभी किए। फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, वोट देने आ रहे हैं? इतनी जल्दी आप लोग क्यों आ गए हैं? मम्मी छोड़ने आया था, छोड़ दिए। आप लोग बताइए, इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए हैं तुम वोट देने? देखिए सर, हम लोग मजदूर आदमी हैं, सवेरे इसलिए आ गए हैं कि यहाँ से भी जाएंगे, वोट सवेरे कर देंगे तो मजदूरी फिर जाके करना है, काम भी करने जाना काम है आप लोग को। जाना है। जी हाँ, गर्मी भी एक वजह है कि दिन वजह है, गर्मी भी है न, गर्मी के लिए हम लोग सवेरे आए हैं। इसीलिए जल्दी जल्दी आ गए हैं। हाँ जी, मत का प्रयोग करने के लिए आप लोग सुबह सुबह एकदम पहुंच गए हैं। हाँ ठीक है। अब हम लोग तो जौन मजदूर में खटने जाएंगे तो सवेरे दे देंगे, चले जाएंगे। यही लगे गर्मी होकर के इसीलिए सवेरे आ गए। तो चित्र आप देख सकते हैं, गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था फर्स्ट फेज में सिर्फ 48% जो है बिहार में वोटिंग हुई थी पहले चरण में, और सबसे लोएस्ट था, यानी सबसे कम था पूरे देश में जब चुनाव हो रहे थे पहले चरण का। तो ऐसे में आज दूसरे चरण में हम देख रहे हैं कि किशनगंज में कम से कम अभी से ही आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में जो है वो मतदाता लाइन लगाकर खड़े हो चुके हैं। और सबसे बड़ी जो वजह बता रहे हैं कि गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसीलिए ये लोग सुबह सुबह आ गए हैं ताकि जब पारा 40 डिग्री के पार जाए उससे पहले ही ये लोग अपना मत डाल दें, यानी वोट कर लें तो बेहतर होगा। बहुत बाकी लोगों को काम पे भी जाना है। तो किशनगंज की तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी दिलचस्प है, और ऐसा पहली बार नहीं है। चित्रा, किशनगंज और ये जो मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं वहाँ पे हमेशा ही इस तरीके से सुबह सुबह ही मतदाता पहुँच जाते हैं, काफ़ी जागरूक होते हैं, और यहाँ भी आज वही तस्वीर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। किशनगंज की बात करें, आपको बताते चले कि वहां से लगातार 1967 से सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत हासिल करता है। वहां पर तकरीबन 68% मुस्लिम आबादी है, और पिछली बार हम सब ने देखा था कांटे की टक्कर हुई थी। AIMIM के प्रत्याशी ने भी तीसरा पोजीशन भले ही हासिल किया हो किशनगंज में, लेकिन उसको 26% वोट वहां पर हासिल हुए थे। और ये लंबी कतारें बता रही हैं कि आज किशनगंज के लोग बिहार के बाकी हिस्सों को एक बड़ी लकीर खींचकर मतदान के जरिए कम से कम रोशनी दिखाने वाले हैं। एक बार